हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, किस राज्य ने सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की, यानी प्रणाम कमीशन को सेटअप किया? ऑप्शंस हैं ओडिशा, राजस्थान, असम, बिहार। सही जवाब असम। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने देखा कि जो भी बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्होंने अपने बूढ़े जो उनके पेरेंट्स हैं, कितने लोग उसे ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं या उनका टेक केयर करना छोड़ देते हैं, या उनके जो डिपेंडेंट सिबलिंग्स हैं या तो वो हैंडीकैप है, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनका केयर नहीं करते। अब ऐसे लोगों के लिए इन्होंने एक बिल पास किया। बिल को अपने विधानसभा से पास करवाए। क्या नाम है? पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, प्रणाम। इस बिल में एक क्लॉज दिया गया है कि इसके तहत जो माता पिता को केयर करने के लिए हम जो है प्रणाम कमीशन को सेटअप करेंगे, और इसके बाद जब ये रिकमेंडेशन देगी, इस रिकमेंडेशन के बेस पे हम काम करेंगे, ताकि जो उनके जो स्टेट के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके माता पिता का नियमित रूप से अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए, उनके डिपेंडेंट का भी। तो उन्होंने बताया कि अगर प्रणाम आयोग को यह शिकायत मिलती है कि राज्य सरकार के कर्मचारी के माता पिता को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो कर्मचारी के वेतन का 10 से 15%, ये बहुत बड़ी बात है, सरकार द्वारा काट लिया जाएगा और माता पिता को भुगतान किया जाएगा, या अलग अलग विकलांग भाई बहनों को डिपेंडेंट जो है। तो ये जो एक कमीशन है अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव है। आप समझिए इस बात को, पूरी दुनिया में ये ऐसा अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाला ये एक लॉ है, एक कमीशन है जिसको आसाम सरकार ने शुरू किया है। और मेरे ख्याल से इसे तो हर सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री ही बना ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ओल्ड एज होम अपने आप में एक सोसाइटी के लिए शेम है कि अगर उनके बच्चे हैं, अच्छे काम काज कर रहे हैं, फिर अगर उन्हें इस तरह के शेल्टर होम में रहने दिया जा रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक एक समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और अगर इस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आज का दूसरा सवाल, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में शिक्षा को कितना प्रतिशत राशि आवंटित की गई? ऑप्शन है 26, 30, 35, 42। सही जवाब ऑप्शन ए 26%। समझिए, 26 फरवरी को दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया और वो टोटल बजट था 60,000 का। इसे याद रखना है, 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, इसका 26% सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया। आप सब ने इससे पहले सुना भी होगा कि दिल्ली में एजुकेशन को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसको रेनोवेट किया जा रहा है, उसमें अच्छे अच्छे जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम पे ध्यान दिया जा रहा है, और इस बार के बजट में इन्होंने इंग्लिश ट्रेनिंग करने के लिए अलग एलोकेशन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि 10वीं कक्षा में जो भी छात्र 80% से अधिक अंक लाएंगे उनको कंप्यूटर टैबलेट दिया जाएगा। तो ये सब सारे उन्होंने इस बार के बजट में घोषणा किया। साथ ही किसान की बात करें तो उन्होंने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन है, जिसके अनुसार बताया कि जो कुल लागत का 150% MSP होना चाहिए, बोला इसके लिए उन्होंने 100 करोड़ का अलग से बजट को आवंटित किया है। तो ये पूरा जो है एक दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जिसमें एजुकेशन, फार्मर, रोड, सभी सेक्टर के लिए उन्होंने अच्छे बजट को सैंक्शन किया, अच्छे पैसे को अलॉट किया है, ताकि इस पे अच्छे से कुछ काम किया जा सके। और आज का तीसरा सवाल, अफगानिस्तान ने किस देश के चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया? ऑप्शन है ईरान, इराक, चीन, नेपाल। सही जवाब ऑप्शन ए ईरान। आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो उसने उसे भारत के सुपुर्द कर दिया, और भारत अब यहाँ पे इस चाबहार पोर्ट की पूरी देखभाल करती है, यानी पूरी जो उसकी मॉनिटरिंग है, डेवलपिंग है, वो पूरा इंडिया के अंदर में है। और इसीलिए ये इंडिया ही एकमात्र एक एक्सेप्शन है जहाँ पे पूरा ही इंटरनेशनल बॉडी जिसने ईरान पे एक तरह से सैंक्शन लगाए हैं, इंडिया को इनके साथ काम करने को छूट दी गई है अमेरिका के द्वारा। लेकिन बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, इन 3 देशों ने मिलकर चाबहार को लेके अपना एक MOU साइन किया था, जिसमें अगर चाबहार जो कि इंडिया के अभी कंट्रोल में रहेगी तो यहाँ से अफगानिस्तान के साथ भी डायरेक्ट ट्रेड किया जाएगा, जो कि ईरान होते हुए आएगा इस पोर्ट पे, और फिर यहाँ से वापस वो
इंडिया मुंबई के पोर्टों पे जाएगा। आपको बता दूं कि अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान क्या है, हमेशा से ही वहाँ जैसे जिस तरह से युद्ध वाले, आपको पता है कि पिछले 10 सालों से वो युद्ध का एक दंश झेल रहा है और पूरा का पूरा देश ही वो युद्धों में घिरा पड़ा था, डेवलपमेंट खत्म हो चुकी थी, इकोनॉमी खत्म हो गई थी। ऐसे समय में उसे किसी देश की सपोर्ट की ज़रूरत थी और उस सपोर्ट को देने के लिए भारत उठ खड़ा हुआ था, जिसने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को भी कंस्ट्रक्शन किया था और भी बहुत सारे फंड है जो भारत से उन्हें मिलते हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने चाबहार पोर्ट से भी अपनी एक कनेक्टिविटी बना ली, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान के मैप को देखेंगे तो ये चारों तरफ से एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहीं भी इसे ओशियन या रिवर ऐसा नहीं है कि इसकी कनेक्टिविटी हो जिससे कि वो ट्रेड करे। हर जगह तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, साथ ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, लेकिन इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। अगर वो अब ईरान के थ्रू यहाँ से वो चाबहार पोर्ट पे जाएगा और फिर यहाँ से वो जल मार्ग से वो सीधे इंडिया के साथ अब डायरेक्ट इसका ट्रेड रूट एस्टेब्लिश हो जाएगा। आपको ये बता दूं कि इससे पहले ही 2017 के आसपास ही तकरीबन 1 टन से ज़्यादा जो है भारत ने इसे गेहूं और भी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेड में सप्लाई करता है अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान जो भारत के साथ ट्रेड कर रहा है चाबहार के जरिए, उसमें 57 टन ड्राई फ्रूट्स हैं, टेक्सटाइल हैं, कारपेट है, मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, जो 23 ट्रकों को पश्चिमी अफगान शहर जारंग से ईरान चाबहार पोर्ट के लिए रवाना किया और अब यहाँ से ये मुंबई पहुँचेगी। अब देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि जिस तरह से अब टेंशन हो गई है इंडिया और पाक के बीच में, इंडिया ने पाकिस्तान के ट्रेड पे 200% का हाइक कर दिया। अब जो पाकिस्तान से जो यहाँ इंपोर्ट होता था और जिसमें मेनली यही थे, ड्राई फ्रूट थे, टेक्सटाइल थे, लेदर इंडस्ट्री थे, मिनरल थे, ये सब, अगर वैसे उसका कुछ पार्ट अगर हम अफगानिस्तान से मंगाते हैं तो ये वाला पार्ट जो हम पाकिस्तान से मंगाते थे तो वो थोड़ी बहुत वहाँ से पूर्ति हो जाएगी। तो अभी अफगानिस्तान ने ये ट्रेड अपना शुरू कर दिया। आज का अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने नए संविधान को पारित किया? ऑप्शन है वेनेजुएला, मिस्र, डेनमार्क, क्यूबा। सही जवाब ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा की अगर आपको मैं बताऊं, क्यूबा शुरू से ही एक सोशलिस्ट राष्ट्र रहा है और यहाँ पे जब 1976 के आसपास जब नया संविधान बना था तो वो संविधान क्या था, पूरी की पूरी एक सोशलिज्म के ऊपर थी। इस तरह के संविधान जहाँ पे सारा कुछ जो था, मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आप अपना एसेट नहीं बना सकते, वहाँ आपका अपना संपत्ति नहीं होगी। एक सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है कि समाज में सभी को इक्वालिटी देना, और इसी के तहत वहाँ पे जो है संपत्ति को जो ग्रहण करने का या संपत्ति को परिमार्जन करने का अधिकार ना के बराबर था। अब क्या हुआ, वहाँ पे नया वोटिंग हुआ। नए वोटिंग में इस बात पे लोगों से वोट मांगे गए कि क्या आप नया संविधान चाहते हैं। नया संविधान तो लगभग 86 यूं मान ले कि 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, वहीं 9% ने इस पे अपनी असहमति दिखाई। अब समझिए नया संविधान में है क्या। नया संविधान ने अपना जो पुराना जो मोटो है सोशलिज्म का उसे तो पकड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सॉफ्ट कैपिटलिज्म को भी उसने बताया, जिसके तहत अब वहाँ पे निजी संपत्ति यानी प्राइवेट जो एसेट होंगे या प्राइवेट जो संपत्ति होगी उसे आप रख सकते हैं। साथ ही फ्री मार्केट इकोनॉमी को इन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग इसके पक्ष में हैं। यानी उन्होंने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के तर्के के साथ एक नया उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हालांकि उन्होंने बताया कि इसका जो सोल है वो सोशलिज्म ही है, और इसी के तहत उन्होंने अपना जो नया संविधान था उसको पारित किया और उसको देश की जनता को उसे सौंप दिया। इसके लिए बहुत बड़ी एक मार्केटिंग की गई, लोगों को बोला गया कि आप इसके लिए वोट करें, और ये एक पूरी की पूरी एक मार्केटिंग के ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे लागू करवाया गया। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। किस शहर ने चौथे ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट की मेजबानी की? ऑप्शन है बेंगलुरु, तेलंगाना, नई दिल्ली, पुणे। सही जवाब ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जो 4th वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी या यूं कहें कि जो पार्टनरशिप समिट थी उसकी शुरुआत की। अब ये पार्टनरशिप समिट है क्या, समझिए। इसमें जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल जो भी आईटी कंपनी है, जो भी ये डिजिटली किस तरह से हेल्थ को सुधारा जाए, इंडिया के सिटीजन को बेस्ट से बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए एक ये पार्टनरशिप समिट थी, और जिसमें इस बात पे जोर दिया गया
कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय और जो भी संस्थागत रूप है, जो भी कॉरपोरेशन है, जो भी एनजीओ चला रहे हैं, सब मिल के एक साथ भागीदारी से भारत में और डिजिटली जो भी बीमारियां हैं, जो भी हेल्थ को लेके सजगता होगी, उस सबको बढ़ाया जाएगा, बीमारियों से दूर रखा जाएगा, उनके अच्छे कल्याण के लिए काम किया जाएगा। तो इसी के लिए एक समिट था और जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया था। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के आयात पर टैरिफ बढ़ाने के लिए 1 मार्च तक की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया? ऑप्शन है ईरान, चीन, रूस, यूके। सही जवाब चीन। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर ट्रेड टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया था। ऐसा क्यों हुआ था कि चीन ने कुछ टैरिफ बढ़ाया और एक तरह से इन दोनों के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार चलना शुरू हो गया था, और जिसके तहत अमेरिका ने कहा था कि वो 200 अरब डॉलर के चाइनीज इंपोर्ट पर 10% से टैरिफ बढ़ा के 25% करेगा। अगर इतना हो तो सीधे सीधे इसका क्या मतलब होगा कि चाइना से जो इंपोर्ट किया जाएगा यूएस में, उस पर असर होगा, चाइना की मार्केट जो है वो डाउन होगी। हो सकता है कि यूएस में कोई और कंपनी को वहाँ रास्ते मिले। तो इस तरह से फिर चाइना ने भी यूएस के प्रोडक्ट पे ऐसे ही ट्रेड का जो है अपना एक धमकियाँ देना शुरू किया था। और ये जो टैरिफ बढ़ाने का बताया था, वो वहाँ के प्रेसिडेंट ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2019 से हम सब पे टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन अब उन्होंने बताया कि ये जो डेडलाइन है इसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के बाद देखेंगे कि क्या रास्ता निकलता है, और उस रास्ते और उस मीटिंग के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे, तब तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज का अगला सवाल, भारत के साथ कौन सा देश सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 में भाग लेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मलेशिया। सही जवाब ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 2 मार्च से 15 मार्च तक बांग्लादेश के तंगेल जगह पे एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 संचालित किया जाएगा। याद रखना है, जनरली ये जो एक्सरसाइज होते हैं जो कि आर्मी के बीच में होते हैं या सैन्य होते हैं, इस सब के बारे में पूछा जाता है कि ये अभ्यास किस देशों के बीच में हुआ या यहाँ कब से कब तक हुआ, तो ये याद रखिए। वैसे आपको बता दूं, दोनों ही देशों के बीच, जो इंडिया और बांग्लादेश है, इन दोनों ही देशों के बीच लगातार इस तरह के सैन्य अभ्यास जो हैं वो चलते ही रहते हैं, और ये 8वां अभ्यास है। इसमें क्या होता है कि एक दोनों देशों के जो भी तकनीकी साझेदारी होती है, जो भी एक दूसरे के पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, उस सब को सीखते हैं, एक दूसरे से लड़ाकू तकनीकियों को सीखते हैं। तो ये सारा चीज होता है वहाँ पे। और आज का 8वां और अंतिम सवाल, विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता का विमोचन किसने किया? ऑप्शन है अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू। सही जवाब ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इस्कॉन मंदिर, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है, वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी जो गीता है, भगवत गीता है, जो कि 800 किलो की है और 670 पेज है उसमें, उसका विमोचन किया। और ये जो तैयार की गई है, इसे इटली के मिलान शहर में बनाई गई थी। इसमें बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे और भी सोने और चांदी के कुछ इसमें लगे हुए हैं, कुछ पेजेस में लगे हुए हैं। इसका जो पेज है वो नाइलॉन का है ताकि काफ़ी दिनों तक टिका रह सके। तो ये सारे बहुत सारी इसमें बातें हैं जो कि इसे विश्व की सबसे बड़ी, सबसे भारी भगवत गीता बताती है, और इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपसे जो मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है और आपके लिए सवाल क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के स्मारक का किस देश में अनावरण किया? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया। सही जवाब ऑप्शन डी साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे। वो किस लिए गए थे? क्योंकि इन्हें सियोल पीस प्राइज लेना था और इसे उस दिन इन्हें दिया गया सियोल पीस प्राइज, और इसी के लिए वो वहाँ गए। उन्होंने महात्मा गांधी के बस्ट का वहाँ पे उद्घाटन किया, या स्मारक का उद्घाटन किया। साउथ कोरिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि महात्मा गांधी के स्टैच्यू को वहाँ पे रखा गया है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सियोल पीस प्राइज के जो भी अवार्ड मनी थे, मोदी ने उसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में समर्पित कर दिया। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स पे लिख के दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें जागरणजोश.com।